सदस्यगण, आज हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना जी सदन में अभिभाषण के लिए आए हैं। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो सदन को संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण, चल संजीव जी को बाहर ले जाएं। मैं संजीव जी को बाहर ले जाएं। राजधानी क्षेत्र दिल्ली की 8वीं विधानसभा के चौथे सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी सरकार की कुछ उपलब्धियां और कुछ नई नीतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो दिल्ली के नागरिकों को उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में कार्य की जा रही है। सोमदत्त जी को बाहर ले जाएं। विशाल सोमदत्त जी को बाहर ले जाएं। विशाल जनादेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार और उनके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार इस जनादेश में समाहित अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है और इन जिम्मेदारियों के समुचित निर्वहन के लिए कृत संकल्प है। मेरी सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती शासन और प्रशासन में वर्षों से व्याप्त जड़ता तथा नकारात्मक से निपटने की थी। लगभग 10 महीनों के अल्पकाल में जनरल सिंह को बाहर ले जाइए। मेरी सरकार ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 10 महीनों में मेरी सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक अप्रत्याशित निर्णय लिए, जिनका क्रियान्वयन जारी है। माननीय सदस्यगण, इस वर्ष सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जो सभी 10 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह प्राथमिक क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जलापूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तथा सामाजिक न्याय है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, अनावश्यक नियामक बाधाओं को कम किया है तथा निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत सुधार किए हैं। इसमें लाइसेंसिंग तथा श्रम संबंधी सुधार आदि प्रमुख हैं। उत्तम सेवा एवं पारदर्शिता लाने के लिए ई गवर्नेंस द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़ी 75 ई डिजिटल सर्विसेज को सिटीजन सर्विसेज सेंट्रिक के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। सरकार के कार्य ग्रहण करने के 5 महीने के भीतर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस का क्रियान्वयन किया गया है, जो कि काफ़ी समय से लंबित था। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल के तहत शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24/7 खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही 21 वर्षों में पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से व्यापारियों को अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। इसी के साथ दिल्ली दुकानों एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में अन्य संशोधन के लिए भी एक विधेयक लाया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, भू उपयोग परिवर्तन, फैक्ट्री और व्यापार लाइसेंस आदि को प्राप्त करना आसान कर दिया गया है। मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित कर उन्हें 4 व्यापक लेबर कोड्स में एकत्रित करते हुए सरकार ने
केंद्र सरकार के साथ संपूर्ण समन्वय में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन श्रम संहिताओं के माध्यम से न केवल कानूनों की जटिलता को कम किया गया है, बल्कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, बेहतर तथा कार्य परिस्थितियां और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए गए हैं। बहुत ही कम समय में इन सुधारों को लागू करने के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व वाली सरकार का साधुवाद करता हूँ। यह सुनिश्चित करने के लिए विकास का लाभ दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँचे, सरकार ने जिला परियोजना निधि योजना की शुरुआत की है। 1400 करोड़ रुपए की राशि के साथ मुख्यमंत्री विकास निधि को पूंजीगत एवं आधारभूत संरचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए अपने कुल व्यय का 13% आवंटित किया है, जो अन्य राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले औसत व्यय की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 17 अस्पतालों में विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सितंबर 2025 में 5 अस्पताल ब्लॉकों का उद्घाटन किया गया है। फरवरी 2025 में नई सरकार के गठन के पश्चात स्वास्थ्य क्षेत्र में लिया गया पहला बड़ा निर्णय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करना था। अब तक 6,72,551 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,62,383 वय वंदना योजना कार्ड शामिल हैं। योजना के अंतर्गत दिल्ली के 188 अस्पताल, इसमें 137 निजी एवं 51 सरकारी इम्पैनल किए गए हैं। इसके तहत अब तक 19,287 मरीजों का सफल उपचार किया गया है। PMABHIM योजना के अंतर्गत 283 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हुई हैं और बड़े अस्पतालों पर भार कम हुआ है। किफ़ायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 29 जन औषधि केंद्र भी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 11 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं तथा 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाने की योजना पर कार्य जारी है। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत 37 अस्पतालों में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है। एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के विस्तार की दिशा में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को लागू करने तथा दिल्ली राज्य आयुष सोसाइटी के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। इससे आयुष चिकित्सा पद्धति का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। आपातकालीन सेवाओं को और सुदृढ़ करते हुए 53 नई एम्बुलेंस जोड़ी गई हैं, जिससे एम्बुलेंस की कुल संख्या अब 330 हो गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम तथा PPP डायलिसिस परियोजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क तथा सामान्य नागरिकों को किफायती हीमोडायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में 16 डायलिसिस केंद्रों में 300 मशीनें कार्यरत हैं, जिसमें मेरी सरकार ने बहुत ही कम समय में 150 मशीनें लगवाई हैं। पिछले कुछ महीनों में 926 नर्सिंग अधिकारी, 141 पैरामेडिकल कर्मी तथा 127 नॉन टीचिंग विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में रोगी सेवा और अधिक सशक्त हुई है। मेरी सरकार ने नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 13,150 रुपये प्रति माह कर दिया है। सरकार का ये कदम प्रशंसनीय है। इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए द्वारका में दिल्ली का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भी प्रारंभ किया गया है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, न कि विशेषाधिकार। इसी सोच के साथ वर्ष 2025-26 में
शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का 19% आवंटन किया गया है। यह आवंटन दर्शाता है कि सरकार शिक्षा को भविष्य में सकारात्मक निवेश के रूप में देखती है। निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी शुल्क वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 2025 पारित किया गया है। यह कानून शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जनता के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम की स्मृति और विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में 100 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक तकनीक और AI का उपयोग कर अंग्रेजी, हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं एवं फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं का शिक्षण भी कराया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत PM श्री विद्यालयों की अवधारणा से प्रेरित होकर दिल्ली में 75 CM श्री विद्यालयों की शुरुआत की गई है। इन विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं होंगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की जा रही है। आज के डिजिटल युग में तकनीक तक पहुंच कोई विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं से 11वीं में प्रवेश लेने वाले 1200 मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप प्रदान किए जाने की योजना पर कार्य जारी है। CBSE द्वारा निर्धारित आधुनिक शिक्षा मानकों को पूरा करने के लिए सरकारी विद्यालयों में 175 IT लैब्स की स्थापना की जा रही है, जिसमें प्रत्येक प्रयोगशाला में 40 कंप्यूटर उपलब्ध होंगे। मेरी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए खेल प्रोत्साहन राशि को दुगना से ज़्यादा बढ़ाकर सराहनीय कार्य किया है। इसके अंतर्गत ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक में खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमशः 7 करोड़, 5 करोड़ और 3 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त एशियाई, कॉमनवेल्थ व अन्य अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में भी खेल प्रोत्साहित राशि को 1.5 से 3 गुना तक बढ़ाया गया है। खेलों और खिलाड़ियों के लिए सरकार के समर्पण को मैं साधुवाद देता हूँ। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 2 गुना करते हुए लगभग 28,000 करोड़ रुपए किया है। इसका उद्देश्य केवल ढांचागत निर्माण करना नहीं बल्कि दिल्ली को भविष्य के लिए एक ऐसी राजधानी के रूप में तैयार करना है जो गति, सुविधा और स्थिरता का संतुलन प्रस्तुत करे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन पहल के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग से लगभग 3,535 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, जिनमें लगभग 1150 देवी बसें लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही 36,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना की योजना पर भी कार्य जारी है। सरकार बसों और मेट्रो के बीच सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए NCMC लागू करने की योजना पर कार्य कर रही है, जो दोनों परिवहन साधनों में मान्य होगा। दिल्ली की महिलाओं को यह सुविधा निःशुल्क पिंक कार्ड के रूप में प्रदान की जाएगी। सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो फेज 4 के लिए लगभग 3,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल सेवा शुरू कर दी गई है, जिसके लिए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ है। मेरी सरकार ने थोड़े ही समय के कार्यकाल में 150 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया है एवं 400 किलोमीटर सड़कों 26 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके वर्ष 2026 में नियोजित है। मेरी सरकार संकल्पकृत है कि बची हुई 300 किलोमीटर सड़कें भी वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक
पूरी तरह से नवीनीकृत कर ली जाएगी। कई वर्षों के बाद सरकार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से 803 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से दिल्ली की 3 प्रमुख सड़कों एमजी रोड, मथुरा रोड और रोहतक रोड के विकास की योजना पर कार्य चल रहा है। मेरी सरकार द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन तथा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये परिवर्तनकारी परियोजनाएं दिल्ली में यातायात जाम को कम करेंगी, यात्रा समय घटाएंगी और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगी। काफ़ी समय से लंबित नंद नगरी फ्लाईओवर का कार्य भी मेरी सरकार ने काफ़ी कम समय में पूर्ण किया है, जिससे ट्रांस यमुना के क्षेत्र अनेक कॉलोनी का दिल्ली और एनसीआर से बेहतर संपर्क संभव हो सकेगा। बारापुला फ्लाईओवर को पूर्ण करने का कार्य जो वर्षों से लंबित था, दोबारा शुरू किया गया है एवं अब सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद मई 2026 तक पूरा करने की योजना है। इसी प्रकार मोदी मिल और सावित्री सिनेमा पर नए फ्लाईओवरों का निर्माण भी स्वीकृत किया गया है। जलभराव दिल्ली की एक दीर्घकालिक समस्या रही है। विशेषकर मानसून के दौरान इस दिशा में सरकार ने सक्रिय और प्रभावी कदम उठाए हैं। युद्ध स्तर पर नालों की गाद निकासी की गई है और अब तक लगभग 22 लाख मीट्रिक टन गाद हटाई गई है। सीवर लाइनों की नियमित सफाई की जा रही है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को रोकने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जा रहा है। लगभग 5 वर्षों के बाद पूरे दिल्ली के लिए एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे आने वाले वर्षों में 56,000 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों आपराधिक कानूनों को दिल्ली में भी सुचारू रूप से लागू किया गया है। न्यायालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने तथा फैमिली कोर्ट, आवासीय भवन, अधिवक्ता कक्ष और नए न्यायालय परिसरों जैसी सुविधाएं प्राप्त कराने के लिए परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। नरेला में उच्च सुरक्षा जेल परिसर के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। ई-फॉरेंसिक्स सिस्टम लागू कर दिया गया है, जो सरकार की न्याय के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। झुग्गी वासियों को सतत और समग्र विकास के लिए मेरी सरकार का संकल्प है। पिछली सरकार के समय के बने जर्जर हो चुके ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के नवीनीकरण का कार्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों को घर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इन कॉलोनियों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अटल कैंटीन की सुविधा भी दी जा रही है। सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के तहत मेरी सरकार ने अटल कैंटीन योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर संकल्पित 100 में से 45 अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया है तथा शेष कैंटीनें भी शीघ्र ही प्रारंभ की जाएंगी। गरीब परिवारों की सुविधाओं के सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ। माननीय सदस्यगण, वर्षों की उपेक्षा और प्रदूषण के कारण यमुना नदी की स्थिति दयनीय रही है। मेरी सरकार ने आते ही यमुना की स्वच्छता और को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यमुना रिजुविनेशन हेतु कई स्तर पर एक साथ कार्य किए जा रहे हैं। नए एसटीपी लगाए जा रहे हैं और वर्तमान में एसटीपीज के अपग्रेडेशन का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।
इन सभी पहलों का प्रभाव आने वाले समय में दिखाई देगा। ऐसे सारे नाले जो यमुना को प्रदूषित करते हैं, उन्हें टैप करके ट्रीट करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपीज लगाने की योजना पर सरकार कार्यरत है। दिल्ली जल बोर्ड को जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जलापूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है। सरकार अपशिष्ट जल के रिसाइकलिंग को भी प्रोत्साहित कर रही है और नजफगढ़ नाले तथा यमुना के बाढ़ क्षेत्र जैसे जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रेनों की सिल्ट सफाई और इसके में गिरने वाले गोबर की रोकथाम के लिए बायोगैस प्लांट लगाने का भी कार्य प्रारंभ किए गए हैं। नवंबर 2025 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लेते हुए उन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जिनके कारण दिल्ली नगर निगम द्वारा अनाधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई संपत्तियों को बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। इस निर्णय के बाद अब बिजली वितरण कंपनियां केवल इस आधार पर बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकती या आपूर्ति बाधित नहीं कर सकती कि कोई संपत्ति नगर निगम की बुक की हुई सूची में शामिल है। इस नीति परिवर्तन से दिल्ली के 1,25,000 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। ऐसे घर पहले इन प्रतिबंधों के कारण बिजली सुविधा से वंचित थे और अब वैध रूप से बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, दिल्ली में वर्षों से लंबित पीएम स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए दिल्ली आबादी देश सर्वेक्षण एवं अभिलेखन संचालन नियम 2025 अधिसूचित किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा आबादी को पहली बार संपत्ति के वैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। मैं इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मेरी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने और नागरिक सेवाओं तक जनता की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सुशासन दिवस 2025-2000 से अपने 11 राज्य जिलों का पुनर्गठन कर 13 नए जिले बनाए हैं, ताकि एमसीडी जोन, एनडीएमसी और दिल्ली कैंट के साथ सीमाएं समन्वित हो। जनहित के किए गए इस प्रशासनिक सुधार के लिए सरकार प्रशंसा की पात्र है। इसके साथ ही सभी 13 जिलों में मिनी सचिवालयों की स्थापना को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। ये बहुविभागीय केंद्र एक ही भवन में सभी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे और नागरिकों के लिए एक कल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेंगे। एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत साप्ताहिक जन सुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी सीधे नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनके तुरंत समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। जनता की शिकायतों के समयबद्ध निवारण, प्रभावी सेवा वितरण, सूचनाओं की व्यापक प्रसार तथा नागरिकों के सुझावों और विचारों को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली मित्र ऐप की परिकल्पना की गई है। जन शिकायत निवारण प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल डेवलपमेंट का कार्य जारी है। इसके साथ ही विकसित दिल्ली इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 85 युवाओं को जोड़ा गया है। पर्यटन के क्षेत्र को सुदृढ़ करने और विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने पर्यटन एवं विरासत फेलोशिप कार्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान की है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में सह स्थापित तथा सरकारी विद्यालयों के साथ मैप भी किया गया है। 502 आंगनबाड़ी सह शिशु गृह पालना भी शुरू किए जा रहे हैं। महिलाओं की कार्यबल में
भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रतिबंधों को हटाते हुए उन्हें दिल्ली में नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। समाज के वंचित वर्गों के कल्याण हेतु पश्चिम बिहार में सावित्रीबाई फूले वरिष्ठ नागरिक गृह, तीमारपुर में अटल दृष्टि गृह तथा नरेला में अटल आशा गृह की स्थापना कर इन्हें आम जन के लिए खोल दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रैब के दौरान दिल्ली एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर निर्माण श्रमिकों के हित की रक्षा करते हुए भवन एवं निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस क्रम में प्रत्येक योग्य श्रमिक को 10,000 रुपये की अनुग्रह राशि वितरित की गई है, जिससे कठिन समय में उनकी आजीविका को सहारा मिल सके। दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड को सरकार ने पुनर्जीवित किया, जिसके तहत लगभग 1715 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 776 विकास परियोजनाओं पर कार्य जारी है। व्यापक देखभाल की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों को अन्य पेंशनों के अतिरिक्त प्रतिमाह 6,000 रुपये की सहायता की मंजूरी दी गई है, जिससे देखभालकर्ताओं की व्यवस्था, उपचार और सहायक उपकरणों की लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी। 1985 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी हेतु सरकार ने एक नई नीति मंजूरी दी है और अब तक 56 लाभार्थियों को नौकरियां प्रदान कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में रह रहे जम्मू कश्मीर प्रवासियों को एक मुश्त राहत प्रदान करते हुए आय की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। देश की राजधानी होने के नाते तथा एकता और सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सरकार ने भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाना प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आम महोत्सव और तीज महोत्सव जैसे महत्वपूर्ण दिवसों और उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में आम जनता की सहभागिता अत्यंत उत्साहजनक और सराहनीय रही है। पहली बार कांवड़ समितियों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सीधे डीबीटी के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। परिणाम स्वरूप इस वर्ष आयोजित कांवड़ यात्रा अत्यंत सफल रही। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से तथा आयोजन समितियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को 1200 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई है। यमुना के घाटों पर इस वर्ष बेहतरीन तरीके से छठ महापर्व एवं दीपोत्सव आयोजन किया गया है, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। इसी तरह गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस और वीर राज दिवस भी मनाया गया। मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि सभी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना ही समावेशी और संवेदनशील शासन की पहचान है। माननीय सदस्यगण, वायु प्रदूषण आज हमारे शहर के सामने सबसे गंभीर चुनौती में से एक है। स्वच्छ वायु कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रदूषण नियंत्रण पर मेरी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पूर्व वर्षों की तरह केवल मौसमी उपायों तक सीमित रहने के बजाय सरकार ने जून 2025 में ही एक व्यापक वर्ष भर लागू होने वाली और समयबद्ध
वायु प्रदूषण नवीनीकरण योजना प्रारंभ की है। यह योजना रोकथाम, आधुनिक तकनीक के उपयोग, कड़े परिवर्तन तथा जन भागीदारी पर केंद्रित है, जिसमें सभी विभागों, स्थानीय निकायों और एनसीआर की एजेंसियों के समन्वित प्रयास शामिल हैं। वायु गुणवत्ता की निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इससे रियल टाइम डेटा की उपलब्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। प्रभावी उपायों को अपनाकर विकास विभाग ने 2025 की सर्दियों में दिल्ली में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य कर दिया है। इसके अलावा हर वर्ष लगभग 2.5 लाख वाणिज्यिक वाहनों की तकनीकी आधारित फिटनेस जांच के लिए नंद नगरी बुराड़ी और देखंड में 3 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है। हाल के सप्ताहों में प्रदूषण स्तर बढ़ने पर सरकार ने तुरंत जमीनी स्तर पर कदम उठाए। 1800 से अधिक दिन रात कार्यरत निरीक्षण टीमें तैनात की गई। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत हरित आवरण का विस्तार किया जा रहा है। केवल 10 महीनों में ही 1450 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर नॉन पोल्यूटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सशक्त किया जा रहा है। कई रूट्स पर इंटरस्टेट ईवी बसों की भी शुरुआत की गई है। धूल नियंत्रण के लिए डबल शिफ्ट में मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, जल छिड़काव और एंटी स्मॉग गन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। सैनिटेशन व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं प्रदूषण नियंत्रण के मकसद से एमसीडी को 10 वर्षों के लिए 70 MRSM और 1000 लीटर पिकर मशीन्स के लिए 2300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का सराहनीय निर्णय लिया है। शीत ऋतु में खुले में आग जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु RWAs को 3000 इलेक्ट्रिक हीटर निःशुल्क वितरित किए गए हैं और शहर में 24/7 निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। मेरी सरकार ने दिल्ली नगर निगम को इस वर्ष 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया है तथा आगे प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा, जो कि कूड़ा निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में तेजी लाएगा। दिल्ली सरकार PPP मॉडल के तहत होलंदी कला में दिल्ली का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस पहल के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 51,000 टन से अधिक ई कचरे का वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। सरकार बायोमाइनिंग और वेस्ट टू एनर्जी तकनीकों से गाजीपुर, भलसवा और ओखला लैंडफिल को साफ कर रही है। 2027 तक की समय सीमा के तहत ट्रॉमल मशीनों और PPP मॉडल के तहत कचरे के पहाड़ों पर जमा कूड़ा हटाकर दिल्ली को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वाहन प्रदूषण नियंत्रण भी सरकार का एक प्रमुख फोकस एरिया है। इलेक्ट्रॉनिक बसों, लास्ट माइल ई मोबिलिटी और तेजी से विस्तार किए जा रहे EV चार्जिंग नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली निरंतर मजबूत हो रही है। दिसंबर 2026 तक संशोधित EV नीति के तहत बसों के बेड़े में 7,700 से अधिक स्वच्छ ईंधन बसें जोड़ी जाएंगी। यातायात जाम और उससे होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने 600 अतिरिक्त कर्मी लगाए हैं। CND मलबा, जो वर्तमान में लगभग 6,000 टन प्रतिदिन है, के व्यवस्थित निस्तारण के लिए 4 प्रोसेसिंग प्लांट पहले से कार्यरत हैं तथा 1000 TPD क्षमता का एक नया प्लांट दिसंबर 2026 तक लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी परियोजनाओं में प्रोसेस कचरे के अनिवार्य उपयोग के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सड़क धूल नियंत्रण को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
सभी श्रेणियों की सड़कों को शामिल करते हुए एक व्यापक सड़क पुनर्विकास एवं ग्रीनिंग योजना तैयार की गई है, जिसे बड़े पैमाने पर यांत्रिक सफाई और जल छिड़काव प्रणालियों के साथ अगले शीतकाल से पहले पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्य को नियमित निरीक्षण तथा वास्तविक समय निगरानी और अवैध इकाइयों पर सख्त कार्रवाई के माध्यम से मजबूत किया गया है। केवल स्वच्छ उद्योग को अनुमति देने के लिए नई औद्योगिक नीति की तैयारी की जा रही है। इन प्रयासों को और मजबूती के लिए कई पहल किए गए हैं। इसमें ऊंची व्यावसायिक इमारतों पर एंटी स्मॉग प्रणालियों का अनिवार्य, प्रदूषण हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम की स्थापना तथा नो पीयूसीसी नो फ्यूल नीति का सख्त पर प्रवर्तन शामिल है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एनडीएमसी एंड डीएमआरसी द्वारा अब तक 650 से अधिक मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाए गए हैं। स्वच्छ वायु एक साझा जिम्मेदारी है। सरकार के प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब नागरिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो। विद्यालयों में आरडब्ल्यूएज और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से जन जागरूकता और सहभागिता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। साथ ही दिल्ली को हरित शहर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य इस दिशा में आगामी 4 वर्षों में लगभग 35 लाख वृक्ष तथा 63 लाख झाड़ियां लगाई जाएंगी। इसके साथ ही स्वदेशी पेड़ जैसे नीम, आम, बरगद, पीपल आदि के वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। सोलराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत स्टेट सब्सिडी को 2,000 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया है। माननीय सदस्यगण, यद्यपि सरकार ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी कई चुनौतियों पर पार पाना बाकी है। सरकार सभी चुनौतियों का सामना पूर्ण दृढ़ता, प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ कर रही है तथा इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है कि सामूहिक प्रयासों से इन बाधाओं को अवसरों में परिवर्तित किया जा सकता है। मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख विकासोन्मुख नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यगण जनहित और सर्वोपरि रखते हुए सरकार को अपना सहयोग प्रदान करेंगे, जन आकांक्षाओं की पूर्ति में सहभागी बनेंगे तथा इस प्रतिष्ठित सदन की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। जनप्रतिनिधियों का ये संवैधानिक दायित्व है कि वे जिन नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को सकारात्मक नेतृत्व और सार्थक दिशा प्रदान करें। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण तथा शासन की प्रक्रियाओं को दिशा देने में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करके आप जनता की आशाओं को ठोस परिणामों में और समावेशी विकास में रूपांतरित कर सकेंगे। मेरी यह आशा और अपेक्षा है कि इस सम्मानित सदन की कार्यवाहियाँ परिपक्वता, विवेक, सहयोग तथा स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श की भावना के साथ संपन्न होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि निस्वार्थ सेवा की भावना और जनता के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर इस सदन की कार्यवाही दिल्ली के समग्र विकास और प्रगति में सार्थक योगदान देगी। मैं इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य
और सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। जय हिंद। सदन की बैठक 30 मिनट बाद आरंभ होगी। माननीय सदस्यों, माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय गीत। माननीय सदस्यगण, 8वीं विधानसभा के चौथे सत्र में आप सबका स्वागत है। आप सबको नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सार्थक सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनता पूर्वक अपने विचार सदन में प्रस्तुत करें और सदन का समय खराब न होने दें। साथ ही कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय को मेरी अनुमति के बिना न उठाएं। मुझे आशा है कि आप सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मुझे सहयोग देंगे। अब हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री राजेश गहलोत के निधन के प्रति शोक संवेदना। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सबको विदित है कि दिनांक 14 अगस्त 2025 को दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक श्री राजेश गहलोत जी का निधन हो गया। वे 60 वर्ष के थे। वे मटियाला विधानसभा क्षेत्र से 5वीं विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। राजनीति तथा समाज सेवा में
की खास रुचि थी तथा अपने क्षेत्र की जनता के हितों के लिए वे हमेशा समर्पित रहे। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वर्गीय श्री राजेश गहलोत जी की श्रद्धांजलि देता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन के प्रति शोक संवेदना। माननीय सदस्यगण, आप सबको ज्ञात होगा कि दिल्ली के वरिष्ठ राजनेता, पूर्व सांसद तथा दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी का गत 30 सितंबर 2025 को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से देश और दिल्ली की राजनीति ने एक महान अनुभवी और जनसेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व को खो दिया है। श्री मल्होत्रा जी 36 वर्षों तक दिल्ली के डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर रहे। वे वर्ष 1958 से 1967 तक 2 बार दिल्ली नगर निगम के सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1967 से 72 तक दिल्ली प्रशासन के मुख्य कार्यकारी पार्षद रहे और वर्ष 1972 से 1977 तक दिल्ली महानगर परिषद प्रतिपक्ष के नेता रहे। वे 6ठी, 9वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे और वर्ष 1994 में राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। सांसद रहते हुए उन्होंने 26 से भी अधिक महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में कार्य किया। वे वर्ष 2008 में ग्रेटर कैलाश क्षेत्र से 4थी दिल्ली विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा नेता प्रतिपक्ष रहे। वे कई खेल परिषदों और खेल संघों के अध्यक्ष रहे और भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने अनेक एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता की। उनका पूरा जीवन आम जनता और उपेक्षित वर्गों के हित के लिए समर्पित रहा, जिस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। श्री मल्होत्रा जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में संसदीय गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहित के मूल्यों को हमेशा प्राथमिकता दी। पार्षद, विधायक तथा सांसद के रूप में और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने रचनात्मक संवाद की परंपरा को मजबूती प्रदान की। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। उनके निधन से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वर्गीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को श्रद्धांजलि देता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। श्री विनय शर्मा, पूर्व विधायक के निधन के प्रति शोक संवेदना। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सबको विदित है कि दिनांक 26 दिसंबर 2025 को दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक श्री विनय शर्मा जी का निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। वे बाबरपुर क्षेत्र से 3री विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। सामाजिक कार्यों में उनकी गहन रुचि थी तथा सदन में उन्होंने जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से स्वर्गीय श्री विनय शर्मा जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के कारण मृतक नागरिकों के प्रति शोक संवेदना। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है कि गत 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के नज़दीक हुए भीषण कार ब्लास्ट में 15 निर्दोष नागरिकों की दुखद मौत हो गई तथा 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस अमानवीय और कायरतापूर्ण कृत्य से न केवल पीड़ित परिवारों के लिए अपूर्णीय क्षति हुई, बल्कि समाज की शांति, सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी आघात पहुंचा। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से जान गंवाने वाले सभी नागरिकों को श्रद्धांजलि देता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूँ। अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा।
सदन के सामने अब सचिव विधानसभा उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण की हिंदी तथा अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। सब अपने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण की हिंदी तथा अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। यह आपके टैबलेट्स में अवेलेबल है। जन्मदिन की बधाई। माननीय सदस्यगण, आज माननीय मुख्य सचेतक श्री अभय वर्मा जी का जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं तथा कामना करता हूं कि वे अपने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। तो अभय जी, आज कुछ आपकी तरफ से लंच के दौरान अभय जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाएगा। अब जैसे ही चाहेंगे वैसे होगा। करनैल सिंह जी को भी बहुत बहुत सदन की ओर से बधाई। अब मैं माननीय मंत्री श्री प्रवेश वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना विषय रखें। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो मैं सदन के सामने 2 प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। पहला प्रस्ताव है कि काफ़ी सम्मानित सदस्यों द्वारा ये हमको निवेदन मिला कि, और मैं ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि आगामी 3 दिनों के लिए, यानी ये पूरा विधानसभा सत्र जो कि दोपहर 2 बजे से पहले होना था, हम उसको प्रातः 11 बजे से शुरू किया जाए ताकि सारे कार्यों को व चर्चाओं को पूरा समय मिल सके। कल सदन की बैठक 11 बजे से प्रारंभ होगी और बाकी का सदन का कार्यकाल सुबह 11 बजे से कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जैसे हमने देखा उपराज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान उपराज्यपाल जी की जो अवमानना की गई और जो विपक्ष के द्वारा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव यहाँ पर हमने देखा, तो मैं आपके माध्यम से सदन के सामने प्रस्ताव लाना चाहता हूँ कि जिन सदस्यों ने ये विघटन डाला और इसकी शुरुआत की, ऐसे सदस्य श्री संजीव झा, श्री कुलदीप कुमार, श्री सोमदत्त व श्री जरनैल सिंह जी को आगामी 3 दिनों के लिए, यानी कि 6, 7 और 8 तारीख के लिए पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाए। ये प्रस्ताव सदन के समक्ष है। माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह, श्री संजीव झा, श्री कुलदीप कुमार, श्री सोमदत्त। मैं एक बार फिर से, जिन्होंने माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सदन की अवमानना की, माननीय उपराज्यपाल महोदय की अवमानना की और एक संवैधानिक व्यवस्था पर बिना किसी कारण के यहाँ पर हंगामा किया, उसी समय इन चारों सदस्यों को नामित किया गया था और उनको कार्रवाई से बाहर जाने के लिए कहा गया था और फिर मार्शल्स की मदद से उनको बाहर भेजा गया। अब ये प्रस्ताव सदन के समक्ष है कि जरनैल सिंह, माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह, माननीय सदस्य श्री संजीव झा, माननीय सदस्य श्री कुलदीप कुमार और माननीय सदस्य श्री सोमदत्त जी को सदन की कार्रवाई से 3 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है।
अब सदन की कार्रवाई मंगलवार 6 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।